Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the first lecture of When People Rebel 1857 and After. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। इस बात को लेकर जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म में आप लाइव क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म में यूजुअली जो क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसके बाद सारे रिकॉर्डेड वीडियोस वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इस सिचुएशन को लेकर हम सब की जिम्मेदारी बनता है कि हमें पूरी तरह से जो गाइडलाइंस बता दिया है इनको फॉलो करने चाहिए। आई होप कि आप सभी अपने घरों में पूरी तरह से सेफ होंगे एंड जो कोविड-19 की गाइडलाइंस बता दिया गया है उन गाइडलाइंस को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। इस कोविड-19 की सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए वी शुड नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। सो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था दैट इज ट्राइबल द कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के पार्लरली मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट किया है क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी लंबे हैं एंड लेंथी है। इस वजह से मैंने पार्लरली में 2 चैप्टर्स साथ में स्टार्ट किया हूँ और आई होप कि सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब से भी और इनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। ब्रॉडली अगर हम देखें दैट इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत सारे हिस्टोरियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दैट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। जो भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं लाइक वी.डी. सावरकर हैं और भी बहुत सारे हैं जिनका मानना है कि दिस वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिया के आज़ादी का पहला जंग के नाम से जानते हैं। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था और इसका जो पहला ग्लिम्स जो देखने को मिला, जो एक झलक देखने को मिला दैट इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857। Policies and the people. In the previous chapter, you have looked at the policies of East India Company and the effect they had on different people. King, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में आप सभी ने देखा कि बहुत सारे पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के जिससे हर कोई टाइप ऑफ पीपल के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो रहा था, चाहे वो किंग की बात करें, क्वींस की बात करें, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, इन सारे लोगों को डिफरेंट वेज में क्या कर रहे थे, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स था ब्रिटिश का वो अफेक्ट कर रहा था। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest and go against their sentiments. जैसे कि आपने ये सभी देखा कि किस तरह से एक रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस से उनकी इंटरेस्ट को हार्म हो रहे थे और उनकी एक सेंटिमेंट्स के ये सारे चीज़ें अगेंस्ट जा रहा था। Nawab lose their power. Since the mid-18th century, Nawab and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residence had been sanctioned in many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages. मिड 18th सेंचुरी नवाब और राजास ने देखा कि इनके पावर धीरे धीरे क्या हो रहे थे। अब ब्रिटिश के आने से इनका पावर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ये सारी चीज़ें नवाब और राजास देख रहे थे।
They had gradually lost their authority and honor. Gradually इनके जो authority है, that means the power and the honors, धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म हो रहे थे. Residents had been sanctioned in many courts. The freedom of rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken by various stages. अब जैसे कि सब्सिडरी अलायंस और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों पॉलिसीज़ के कारण बहुत सारे मेनी जो रेजिडेंट्स को सैंक्शन कर दिया गया बहुत सारे कोर्ट्स में, जिससे जो फ्रीडम था रूलर्स की, पार्टिकुलरली राजास नवाब्स, उनकी जो पावर्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, और जो फ्रीडम था वो कम हो रहे थे. इनके आर्मिड फोर्सेस को बंद कर दिया गया, यानी ये कहा गया कि आप अपने फौज नहीं रख सकते हैं. इनके रेवेन्यूज़ को भी कम कर दिया गया और इनकी टेरिटरीज धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेजेस क्या कर रहे थे, छीन के ले जा रहे थे. दे वर द ब्रिटिशर्स. इसमें क्या हो रहा था, जो पावर है पार्टिकुलरली इन द सेंट्रल अथॉरिटी, इन द सेंट्रल ऑनर ऑफ द रूलर्स एंड द राजास एंड द नवाब्स वर रिड्यूसिंग. Many ruling families tried to negotiate with company to protect their interest. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. बहुत सारे ऐसे families थे, ऐसे ruling families था जो somehow ब्रिटिश के साथ कोशिश कर रहे थे कि वो negotiate करे, वो agreement करे ताकि अपने interest को वो बचाया जा सके. जैसे कि अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी के रानी के नाम से जानते हैं, वो चाहता था कि कंपनी उनकी अडॉप्ट सन को जो है वो रिकॉग्नाइज करे एज अ किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने बाई के खुद का कोई हेयर नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपनी एक रिलेटिव्स के एक सन को अडॉप्ट किए थे एज ए हेयर, और चाहते थे कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो उनको रिकॉग्नाइज करे एज ए सन ऑफ देयर किंगडम या ऑफ देयर हेयर ऑफ द किंगडम. नाना साहेब, अडॉप्ट सन ऑफ Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father pensions when later died. अब जो नाना साहब थे पेशवा बाजीराव सेकंड, जो अडॉप्ट सन था, उनका भी यही मानना था कि अब हमारे फादर के बाद जो भी पेंशन्स है फादर के वो हमें मिलना चाहिए. बट समहाउ ब्रिटिश इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका एक अडॉप्ट सन नहीं बल्कि उनका एक नेचुरल हेयर होना चाहिए. However, the company, confident of its parity and military powers, turned down these pleas. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे कि जो कंपनी के कॉन्फिडेंट है superiority और military powers, ये धीरे धीरे पूरे ऊंचाइयों पर जा रहे थे somehow. और इस वजह से धीरे धीरे उनकी जो कंपनी की जो कॉन्फिडेंट है वो तो बहुत ही सुपेरियर हो रहा था, बट ऑन द अदर हैंड जो धीरे धीरे जो इंडियन राजास इन द रूलर्स, उनके पावर धीरे धीरे क्या हो रहे थे, समहाउ खत्म हो रहा था. अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड. अब अवध सबसे लास्ट टेरिटरी था जिसको एनेक्स्ड किया गया ब्रिटिश के द्वारा. इन 1801 ए सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध. 1801 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया अवध के ऊपर. एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर. गवर्नर जनरल दुल्हज़े डिक्लेयर्ड दैट टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड द ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके बाद ये कहा गया कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिए गए अवध पर, और इसके बाद 1856 में इस टेरिटरी को टेक ओवर किया गया ब्रिटिश के द्वारा. गवर्नर जनरल उस समय दुल्हज़े वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश यहाँ पर जो यहाँ के राजा है वो मिसगवर्न कर रहा है और इसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ब्रिटिश रूल बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा. तो समहाउ ब्रिटिश किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे थे, इंडियन स्टेट्स को एनेक्स्ट कर रहा था. समहाउ हम कह सकते हैं कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस जो है इम्पोज किया गया अवध पर, और अवध के जो वहाँ पे राजा थे उनको ये कहा गया कि आप यहाँ पर मिसगवर्न कर रहे हो, लोगों के ऊपर मिस रूल कर रहे हो, जिसके कारण पूरी तरह से आपका रूल है वो सही नहीं है और यहाँ पे ब्रिटिश रूल होना चाहिए. इस तरह से कहकर अवध को भी उन्होंने क्या कर लिया, 1856 में टेकन ओवर कर लिया गया.
सो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एसेस करेंगे, या धीरे धीरे हम आने वाले लेक्चर्स में बाकी के जो भी रह गए हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज हमें बता सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्सेस। थैंक यू so much, students. Had a good day.